लग रहा है, और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है तुमसे कि ये जो ऑब्जेक्ट जिसमें फोर्स ये लग रहा है, वो ऑब्जेक्ट क्या मोशन में एक्सेलरेशन में है या नहीं। 120, ये टोटल क्या वैल्यू देगा, ये वैल्यू टोटल क्या होगा, ये वाला वैल्यू 180 होगा या नहीं, बोलो। अब हम दो तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, को वाई एक्सिस में और इधर वाले को एक्स एक्सिस लेंगे, ठीक है। ये वाला मेरा एक्स एक्सिस। अब सोचो यहाँ पे फोर फोर न्यूटन है, तो 4 न्यूटन लिखो, 4 न्यूटन लिखे। और सोचो यहाँ पे है 120 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा ना। अब 60 डिग्री होगा तो फोर, अब इसको ये वाई एक्सिस से क्या बनाएगा 60 डिग्री, और ऑलरेडी एक तुम्हारा दिया हुआ है 4 न्यूटन, 4 न्यूटन दिया हुआ है, और इसका कंपोनेंट लेंगे तो कॉस में लेंगे, क्योंकि एंगल के साथ वाला को कॉस लेते हैं, तो 4n कॉस 60। बोलो, समझ में आ रहा है बात। अब ये भी 60 हो गया, एक तरह से देखा जाए तो ये भी 60 हो गया, तो ये 60 हो गया, तो यहाँ भी 60 कर देते हैं, और ये भी 4 न्यूटन है। तो इसका कंपोनेंट लेंगे तो एक और कंपोनेंट आ जाएगा, एक और कंपोनेंट क्या आ जाएगा, वही सेम आएगा, 4 न्यूटन cos 60 डिग्री। अब तोड़ने का आप यहाँ पे लेंगे तो इसके लिए साइन वाला लेंगे, देखो 4 न्यूटन साइन 60, इसके साथ था तो 60 लिए cos के साथ, इसके साथ नहीं एंगल बन रहा है तो परपेंडिकुलर लेना होता है एक साइन में, तो साइन 60 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4n साइन 60। अब सोचो एक दूसरे को सब बैलेंस कर रहा है कि नहीं, 8 न्यूटन। अब देखो एक्स एक्सिस के तरफ, एक्स एक्सिस के लिए देखो, इधर क्या लग रहा है 4 न्यूटन साइन 60, और इधर क्या लग रहा है 4 न्यूटन साइन 60, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, सेम है। अब वाई एक्सिस में देख लो, वाई एक्सिस में देख लेते हैं क्या है, 4 न्यूटन कॉस 60, तो कॉस 60 क्या होता है 1/2 होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 1/2 हो गया, तो यहाँ पे 2 न्यूटन हो जाएगा, और ये 4 न्यूटन हो जाएगा दोनों का, और ये क्या हो जाएगा एक और 2 न्यूटन हो जाएगा, और नीचे में क्या है देखो 8 न्यूटन है, तो इसको जोड़ो तो ये भी 8 न्यूटन आ जा रहा है, तो ऊपर भी 8 न्यूटन, नीचे भी 8 न्यूटन। तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। सिग्मा एफ ऑफ एक्स कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखो ये इसको माइनस में लेंगे, -4n sin 60, और इस डायरेक्शन वाले को हम प्लस में लेते हैं 4n sin 60, सिग्मा एफ वाई लेंगे यहाँ पे, क्योंकि वाई एक्सिस में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये ऊपर में है सब तो पॉजिटिव 2 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन, और नीचे वाले को निगेटिव में -8 न्यूटन, तो ये भी तो 0 हो जा रहा है, तो 0 यहाँ पे फोर्स आ रहा है, फोर्स बैलेंस हो जा रहा है। इसका मतलब जब फोर्स बैलेंस हो जा रहा है तो फोर्स यहाँ पे नेट फोर्स क्या आ जाएगा, ये दोनों को मिलाएंगे तो नेट फोर्स मेरा क्या आ जाएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्सलेशन नहीं है, एक्सलेशन इज इक्वल टू 0, जब फोर्स 0 हो गया तो एक्सलेशन 0। तुम लोग पहले पढ़े होगे 9th 10th में, जो भी है यहाँ से एक पॉइंट से बहुत सारा लाइन गुजरता है, तो उसको हम लोग कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं, पता है ना ये बात। एक लाइन से बहुत सारा, एक पॉइंट से बहुत सारा लाइन गुजरता है, उसको हम लोग कॉन्करेंट बोलते हैं। तो वही बोल रहा है, अगर फोर्स एक बॉडी पे एक्ट हो रहा है और एक बॉडी पे एक्ट हो रहा है और सेम पॉइंट पे होना चाहिए, देखो इस पॉइंट पे हम बोले, इस पॉइंट पे, तो उसको हम लोग कॉन्करेंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब कॉन्करेंट फोर्स
तो समझ में आ गया, लेकिन अब हम कैसे बोलेंगे कि कोई फोर्स जो है इक्विलिब्रियम है, कॉन्करेंट फोर्स का इक्विलिब्रियम कैसे बोलेंगे? तो अभी पीछे ही देखो, हम सिग्मा एफ ऑफ एक्स किए हैं। सिग्मा का मतलब होता है टोटल फोर्स को अलग जोड़े, वाई को अलग जोड़े और जेड को अलग, तीनों को जोड़े और नेट इसका जीरो आ गया, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तीनों अगर जीरो है तो नेट इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, या नेट फोर्स उसका जीरो होना चाहिए। बोलो। अब वही यहाँ पे बोल रहा है कि अगर तीन फोर्स इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल लॉ लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। जैसे तीन फोर्स है, मान लो एक फोर्स यहाँ पे देखो, इसी फोर्स को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो, एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं, बी को हम यहाँ पे बी लिखते हैं। ठीक है, ये बी पॉइंट है मेरा। अब बी से गया हुआ है सी तक, ऐसे गया है, चलो बी से सी ये है मेरा, और बी से ए, यहाँ पे ए को हम क्या, वेक्टर है ना, तो वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे शिफ्ट कर दिए। ये जो पॉइंट आया है मेरा, अभी ए पे आ गया यहाँ पे। ठीक है, बोलो। इसको पॉइंट ओ मान लो, सबके लिए ओ है। अब इसके लिए देखो, ये पॉइंट को हम इधर से ऐसे ले जा सकते हैं, इसको उठाएंगे ऐसे कर देंगे तो ये ऐसा ही तिरछा रहेगा ना। देखो ये वाला, तो यहाँ से तुम्हारा ये फोर्स जो है तुम्हारा F2 हो गया, ये F1 हो गया और ये F3 हो गया। वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे जगह से शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे एक वेक्टर ये है, तो इसी वेक्टर को हम उठाएंगे और यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, सेम लेंथ का। अगर वही वेक्टर ए है और ये वेक्टर ए है, अगर इसका अगर डायरेक्शन हमको चेंज करना होगा तो इसको उठा के ऐसे कर देंगे, तो ये माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, माइनस ए वेक्टर, तो हम कर सकते हैं। देखो यही उठा के हम किए, एक पॉइंट पे ला दिए, तो एक पॉइंट पे आ गया कि नहीं? तो कॉन्करेंट फोर्स है कि नहीं, ये बोलो। कॉन्करेंट फोर्स इक्विलिब्रियम में है, अगर तीन कॉन्करेंट फोर्स है तो उसको हम लोग ट्रायंगल लॉ लिख सकते हैं। ये याद रखना है कि अगर कॉन्करेंट फोर्स में तीन फोर्स है और वो इक्विलिब्रियम में है, तो उसको हम लोग ट्रायंगल लॉ के लिए लिख सकते हैं, या ट्रायंगल उसको बना सकते हैं। ठीक है, उस लेंथ से। देखो ये ट्रायंगल लॉ, जब ये फोर्स को हम अभी बोले हैं कि दिस फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसका मतलब ये क्या हुआ होगा? ये कॉन्करेंट फोर्स है। ये देखो यहाँ पे, पीछे जाओ, थ्री concurrent force will be in equilibrium if they can be represented completely by three sides of triangle taken in order। मतलब तीनों साइड तो हम लोग लिख सकते हैं कब? जब इक्विलिब्रियम में कॉन्करेंट फोर्स होगा तब। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है, जब ये तीनों फोर्स को हम ट्रायंगल बना दिए, इसका मतलब ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है या नहीं? इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है एफ नेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब एफ नेट जीरो होगा तो ऑब्जेक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो भी क्या होगा? रिमेन अनचेंज, रिमेनिंग अनचेंज, मतलब भी जो होगा वेलोसिटी उसका चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि उस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, उसको महसूस ही नहीं होगा कोई फोर्स। जब महसूस नहीं होगा उसको फोर्स कोई, तो क्या होगा? वो जैसा था वैसा ही रहेगा, डायरेक्शन उसका चेंज नहीं होगा, या उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, ये बोल सकते हैं। इसमें बोल रहा है कि दो फोर्स है, वो क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है। मान लो एक F1 है और एक F2 है। F1 और F2 को क्या बोल सकते हैं? 18 है, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 18 न्यूटन है। और दूसरा क्या बोल रहा है कि परपेंडिकुलर है स्मॉलर फोर्स के, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट इज 12। परपेंडिकुलर क्या है? स्मॉलर फोर्स के, उसका रिजल्टेंट, और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट जो है वो 12 है।
तो F1 और F2 को जोड़ने पे 18 आ रहा है और इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तुम्हारे पास फॉर्मूला सब है, मान लो F1 है और ये तुम्हारा कोई F2 होगा, कोई फोर्स होगा। जब ऐसा होगा तभी 90 डिग्री आएगा। और ये बोल रहा है कि इससे 90 डिग्री बना रहा है रिजल्टेंट। ये मान लो रिजल्टेंट को हम आर मान लेते हैं। तो दो फोर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, आर इज इक्वल टू रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा लिखते हैं ना। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा ये होता है, दोनों के बीच के एंगल। अब ये तो पता ही नहीं है, पता रहेगा तभी तो। अब हमको आर पता है, F1 F2 भी नहीं पता है, उसको भी निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास एक और फॉर्मूला दे दिया है, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू, सोचो ये साथ में है नीचे में है, तो F1 नीचे में होता है, ये वाला इसके साथ एंगल बना रहा है, जिसके साथ एंगल बना रहा है उसको नीचे लिखते हैं, और जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है उसको ऊपर नीचे दोनों लिखते हैं। F2 cos थीटा लिखेंगे यहाँ पे और ऊपर में F2 sin थीटा लिखेंगे। ठीक है। अब tan अल्फा का वैल्यू तो दिया है 90 डिग्री, सोल्व करो हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 90 लेंगे तो tan 90 हो जाएगा ये, और यहाँ पे देखो F2 sin थीटा डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 cos थीटा। और 90 को हम क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट लिख सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब है 1/0, यही ना करेंगे। तो यहाँ से तो इसको सेम कर देते हैं, ये भी तो बात कर सकते हैं कि ये 0 है तो इसके बराबर हो जाएगा, F1 प्लस F2 cos डैक आ जाएगा आंसर, cos थीटा इज इक्वल टू 0। कर सकते हैं ना, रेशियो को सेम कर लेते हैं। ठीक है। सोचो यहाँ पे रखो, F2 का वैल्यू आ जाएगा, F1 F2 का जो भी वैल्यू है, और यहाँ पे तुम्हारा R का वैल्यू दिया हुआ है, तो R का वैल्यू क्या है, 12 दिया हुआ है, यहाँ पे 12 दिया हुआ है। और यहाँ से हम स्क्वायर करें, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। हम इस वजह से ये चीज किए हैं क्योंकि cos थीटा में वैल्यू दिया है ना, इसको 0 के बराबर किए हैं, क्योंकि थीटा में रहेगा तो सही रहेगा cos के अंदर। जल्दी करो। अब यहाँ से लिख सकते हो कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, -F1 डिवाइडेड बाई F2 लिख सकते हैं क्या। अब ये थीटा का वैल्यू रख दो, F1 का स्क्वायर रहने दो, यहाँ पे F2 का स्क्वायर रहने दो, और 2 F1 इंटू F2 cos थीटा का वैल्यू क्या है, -F1 इंटू F2, F2 गया, यहाँ से क्या हो जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो -2 F1 स्क्वायर हो जाएगा क्या। यहाँ से लिख सकते हैं कि F2 का स्क्वायर माइनस F1 के F में से -2 F1 हो गया, तो यहाँ से अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, F2 प्लस F1 इंटू F2 माइनस, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी, ये क्या है 144 के इक्वल है कि नहीं। अब F1 प्लस F2 का वैल्यू दिया है तुमको, इसका वैल्यू क्या दिया है, 18 दिया है ना, देखो यहाँ पे 18 लिख देंगे, यहाँ पे 144 है, और माइनस F1 आ जाएगा क्या मेरा,
F2 माइनस F1 आ जाएगा। अब F2 माइनस F1 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 बार में जाएगा। तो F2 माइनस F1 मेरा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और F1 प्लस F2 दिया हुआ है 18, तो F1 कैंसिल हो जाएगा। तो F2 का वैल्यू 2F1, इसको ऐड करो, इसको 1 और 2 मान लो, इसको सॉल्व कर दो, 1 और 2 को जोड़ो, तो F1 कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 24 आ रहा है ना, 18 8 26 आ रहा है। तो F2 का वैल्यू यहाँ से 13 आ जाएगा सॉल्व करने पे। जब 13 आ जाएगा तो F1 का वैल्यू तो बचा 5 ही ना, क्योंकि दोनों का सम 18 है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि एक जो है, एक F है तो दूसरा 2F है, यही ना बोल रहा है, एक F है तो दूसरा 2F है। और सब कुछ दिया हुआ है, ये F है और ये 2F है, और छोटा एंगल के साथ क्या है, वो 90 डिग्री लगा रहा है, यही ना बोल रहा है। अब देखो ना, यहाँ से tan अल्फा करोगे, ये जो है एंगल क्या होता है, अल्फा होता है, और ये एंगल जो होता है थीटा होता है। तो रिजल्टेंट के साथ वाला एंगल tan अल्फा होता है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, जिसके साथ एंगल बनाता है उसको चुपचाप लिख देते हैं, और उसका जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है उसका नीचे में cos ले लेते हैं और ऊपर में साइन ले लेते हैं। जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है उसका क्या लेते हैं, एक बार नीचे में साइन cos लेते हैं तो ऊपर में साइन लेते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है कि परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब है नीचे में जीरो होना। अब इसको इक्वेट कर दो, एफ को इक्वेट करो दो प्लस 2F cos थीटा से। किसके इक्वेट होगा, किससे इक्वेट होगा, जीरो से। अब यहाँ से देखो, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -F डिवाइडेड बाई 2F हो जाएगा। यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि -1/2। अब -1/2 कहाँ पे होगा, अब सोचने वाली बात है। 60 पे क्या होगा, 60 पे क्या था, यहाँ पे 60 था। अरे 60 यहाँ पे कम हो जाएगा, सिंपल मतलब है। जब यहाँ पे 60 होगा तो 60 यहाँ पे कम होगा, तो 60 वो कम होगा तो 180 में 60 कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। 60 यहाँ पे लो, अब निगेटिव में है तो निगेटिव में 60 यहाँ पे आएगा, तो 60 कम ही ना हो जाएगा टोटल एंगल से। एंगल को एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं ना, तो 180 का होता है, 60 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, ये 120 डिग्री। बोलो, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं याद है तो 60 कम। देखो यहाँ पे मान लो ये एंगल क्या बना है, यहाँ पे देखो ये फोर्स एफ है ना, और ये तुम्हारा एफ, इसका मतलब हमको इक्वेट करना पड़ेगा इधर से। ये थीटा है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला एंगल सोचो, 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या। और इसमें टेंशन, यही तो स्ट्रिंग है, इसी में तो टेंशन लगेगा। अब इसको हम लेते हैं, इसको इधर हम इसका कंपोनेंट तोड़ते हैं, तो इसको ये क्या हो जाएगा, टी कॉस 90 माइनस थीटा, और एक इसका हो जाएगा यहाँ पे जाएगा टी साइन 90 माइनस थीटा। और यहाँ पे एम जी है तो एम जी तो रहेगा ही, एम जी रहने दो, एम जी नीचे में आ गया एक फोर्स यहाँ से। अब बोलो, अब हमको इक्वेट किसको किसको करना है, टी साइन थीटा सी, टी 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो हमको तो एम जी के फॉर्म में आंसर नहीं दिया है, तो लेकिन सॉल्व करके देख लेते हैं इससे क्या आता है, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। यहाँ से आ गया मेरा टी इज इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब इससे देख लेते हैं, ये फोर्स के इक्वेट कर देंगे इसको, क्योंकि इक्विलिब्रियम में बोला है। तो टी कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एफ। अब इसमें आंसर दिया हुआ है, एफ के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। और यहाँ पे एफ, यहाँ से बोल सकते हैं कि टी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा तुम्हारा।
ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, सबसे पहले एफबीडी बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम। अब सोचो यहाँ पे खींच रहा है, इसको तो खींचेगा, तो खींचेगा तो केएक्स तो ऊपर लगेगा, कंफर्म है कि केएक्स ऊपर लगा। और जब केएक्स ऊपर लगा और एमजी यहाँ पे लग रहा है ना, और फोर्स ऑफ बायोन्सी क्या हो रहा है, ऊपर में लग रहा है। पानी नहीं था, पानी गिलास खाली था, तो समझो ऐसे था, ये क्या था, स्प्रिंग था, और यहाँ पे एमजी लटका हुआ था, मतलब मास जो था उससे वेट इसका एमजी हो गया। अब देखो ये वैल्यू दे रहा था क्या, पहले जब दे रहा था 2 केजी दे रहा था, रीडिंग कर रहा था 2 केजी। अब पानी इसमें रखेंगे, पानी रखेंगे तो क्या करेगा, पानी रखने पे ये क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, तो इसका रीडिंग कम कर देगा, इसका रीडिंग 2 केजी से कम हो जाएगा। तो 2 केजी से लेस रीडिंग किसका है, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 2 केजी से कम का कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है, रीडिंग ऑफ बैलेंस, बैलेंस ए विल बी लेस देन 2 केजी, 2 केजी। अब सोचो, अब इसका स्प्रिंग टोटल सिस्टम मिला के 5 केजी आ रहा था, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर लिक्विड को फुल कर दिया गया। तो लिक्विड को फुल करेंगे तो पहले 5 केजी था, जब नहीं फुल था, अब 5 केजी से तो ज्यादा रीडिंग होगा नीचे वाला के लिए। यहाँ पे मान लो कुछ रीडिंग के लिए लगा हुआ है, तो यहाँ पे ए लगा हुआ है रीडिंग के लिए, तो अब तो पानी रखे तो फोर्स ऑफ बायोन्सी लगाया, तो इसका वेट को कम किया कि नहीं, ऊपर लगाकर ऊपर किया तो वेट कम हो गया उसका। और यहाँ पे क्या हो, जब पानी बढ़े तो रीडिंग तो ज्यादा करेगा 5 केजी से, तो ऑप्शन सी तुम्हारा